एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लास 9 का टॉपिक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। बोर्ड को छोड़ो, एक बार वैसे समझो कि क्लाइमेट क्या होता है। जो भी आपका एटमॉस्फेयर होता है उसको क्लाइमेट बोला जाता है। अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो हॉट क्लाइमेट, अगर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट आपका, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मेरा क्लाइमेटिक कंडीशन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है कि 6 महीने गर्मी है, 6 महीने ठंडी है, या फिर सुबह अच्छा मौसम है, शाम को खराब मौसम है, या फिर सुबह खराब मौसम है, बहुत ज़्यादा तेज धूप है और शाम को अच्छा मौसम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती रहती है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड और या फिर कैसे भी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। अब देखो, बेसिक सी बात है, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, एक तो क्लाइमेट, एक वेदर। आपने बहुत नॉर्मली ये टर्म यूज होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो वेदर क्या है? वेदर एक छोटी यूनिट है और क्लाइमेट एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे अपन ने डिवाइड किया है। देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया, किसी छोटी जगह की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, किसी एक मोहल्ले की, किसी एक जगह की, छोटी जगह की अगर क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम मापते हैं तो उसको बोला जाता है वेदर। ठीक है, इट इज वेरीज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज, ये छोटी जगह की है एज वेल एज ये छोटे टाइम पीरियड के लिए है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नोटिस होता है वेदर। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिकॉर्डेड डाटा, मतलब कि कोई छोटी सी जगह, जैसे कोई छोटे से टाइम पीरियड के लिए, जैसे कोई 2 महीने का टाइम हो गया या फिर कोई 1 साल का टाइम हो गया, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई डाटा रिकॉर्ड होता है तो उसको बोला जाता है वेदर के अंडर कंसिडर किया जाता है। ये डे टू डे चेंज होता है या फिर मंथ टू मंथ चेंज हो जाता है। जैसे सुबह हमारे सनी डे रहा और शाम को हमारे इवनिंग में बारिश हो गई, तो एक ही दिन में मौसम बदल गया, तो इसको बोला जाएगा वेदर, कि वेदर चेंज हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया, जब हमने वेदर पढ़ा तो उसको हमने शॉर्ट पीरियड के लिए पढ़ा, पर ऐसी ही छोटी छोटी वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया की, ठीक है, जैसे अपन लगा लेते पूरा नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड दे रखा है 30 ईयर्स तक का मिनिमम होना चाहिए, जो हम फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे, एटलीस्ट मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। और इसमें मिनिमम टाइम पीरियड क्या था? डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे 30 साल तक एकदम ऐसा नहीं है कि सूरज ही रहा है, रात भी हुई है, ठीक है, और भी सब हुआ है, पर मोस्टली क्या है, सनी रहता है उस जगह को। जैसे हमारे राजस्थान के हम थार डेजर्ट में ले ले, तो वो 30 ईयर्स से वही सेम वेदर कंडीशन चल रही है, उसकी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है कि उतना ही सूरज आ रखा है। ठीक है, उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई रहता है, 45-50, और इससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा डेटा रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड से कोई डेटा रिकॉर्ड होता है तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। अब देखो, आप किसी भी छोटे टाइम पीरियड, छोटे जगह की, या फिर किसी स्मॉल टाइम पीरियड की स्पेसिफिक रिकॉर्डेड डाटा हो तो उसको बोला जाएगा वेदर, जिसमें डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है, बट अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग बड़े स्केल पे, ठीक है, लार्ज स्केल पे बात की जाएगी, बड़ा एरिया एज वेल एज बहुत बड़ा टाइम पीरियड, 30 ईयर्स का मिनिमम, और जैसे कॉन्स्टेंटली एक ही टाइप का वेदर डिटेक्ट होना चाहिए, जैसे सनी वेदर इन थार डेजर्ट इन राजस्थान। अब चलते हैं हमें अगले वाले टॉपिक पे। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं क्लाइमेट और वेदर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी जगह का टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में रहती हूँ तो यहाँ का क्या टेम्परेचर है वो ही बताएगा ना कि वेदर क्या है, वही बताएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहती है इसकी ओवर लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड एज वेदर। तो क्या टेम्परेचर रहता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जाते हैं कश्मीर की साइड, तो वहाँ का क्या है, कूल स्टेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है या फिर माइनस में भी जाता है। पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसको हम हॉट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ रहा है, क्या चल रहा है एटमॉस्फेयर का, क्या कितना प्रेशर आ रहा है, किस स्टेट पे, किस जगह पे कितना पड़ रहा है, क्या चल रहा है, तो वो उससे भी हमारा एलिमेंट्स, उससे भी हमारा क्लाइमेट और वेदर अफेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि विंड, विंड कितनी स्पीड से चल रही है। अगर सॉफ्ट विंड चल रही है, आराम से अच्छा सा मौसम हो रहा है तो ठीक है, गुड मौसम। बट अगर हम बात करें कि बहुत तेज तूफान ही आ रहे हैं तो वो बहुत हाई विंड्स में इंक्लूड होगा। इसके बाद क्या है, ह्यूमिडिटी आती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे हम जब कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं उमस, हिंदी में
लिटरल मीनिंग इसका हिंदी में उमस है। तो जब हमारे पास कोस्टल प्लेन्स की बात आती है, फिर कोस्टल एरियाज़ की बात आती है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बट जब हम यहाँ पे इधर की बात करते हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है। जब बारिश का मौसम आता है या फिर मानसून आता है, तभी ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत मिलती है। नहीं तो इधर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है राजस्थान का। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के ऊपर से कैसे क्लाइमेट और वेदर को हम डिसाइड करते हैं। जैसे राजस्थान है तो उसको सेमी एरिड एरिया जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 150 से भी कम बारिश वहाँ पे होती है। पर जब हम बात करते हैं किसी भी कोस्टल एरिया की, फॉर एग्जाम्पल हम केरला की बात कर ले, तो वहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होती है, हाईली रिकॉर्ड होती है। तो उससे भी पूरा वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन का एलिमेंट पे असर पड़ता है, उसके उस पर अफेक्ट पड़ता है। अब चलो बात आती है हमारे पास कि कॉमन पैटर्न क्या होते हैं। देखो, ऑल्दो बहुत सारी ये चीज़ें डिपेंड करती है जो कि बिल्कुल अलग-अलग है एक दूसरे से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉमन पैटर्न क्या होता है। तो कॉमन पैटर्न में मतलब जैसे ये सारे पॉइंट्स काफ़ी सारे डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, पर कुछ कॉमन चीज़ें हमने नोटिस की है। तो सबसे पहले हमारे पास या तो वेदर हॉट रहेगा या वेदर कूल रहेगा, ठीक है? या तो वेदर में बहुत ज़्यादा विंड्स होंगी, बहुत तेज़-तेज़ हवाएँ चल रही होंगी, या फिर वेदर काम रहेगा कि एकदम अच्छा वेदर है, ठीक है? इसके अलावा हमारा वेदर क्लाउडी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बादल-बादल हो जाते हैं तो अंधेरा सा हो जाता है ना, या फिर हमारा वेदर ब्राइट भी हो सकता है, एकदम ब्राइट सनी डे। इसके अलावा हमारा वेदर वेट भी हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो वेदर में ये चेंज आ जाएगा, या फिर ड्राई रहता है तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ी तो ड्राई हो जाएगा एकदम चीज़ें। जब भी देखते हो, अगर आप नोटिस करते हो गर्मियों के सीज़न में, तो सब चीज़ें ऐसे उजाड़ जैसी दिखती है, लाइक पतझड़ हो रहा होता है, सारे पत्ते सूख-सूख के गिर रहे होते हैं, सब कुछ खत्म सा हो रहा होता है, तो इट्स बिकॉज़ ऑफ ड्राई वेदर कंडीशन, ठीक है? इसके अलावा हमने कुछ सीज़न्स भी नोटिस किए, तो क्या सबसे पहला सीज़न है विंटर सीज़न, सेकंड है समर सीज़न और थर्ड इज़ रेनी सीज़न। बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या होता है? देखो, हमारा इंडिया पड़ता है साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया के पास, ठीक है? साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ऑल्दो, पर वो साउथ एशिया भी कहलाया जाता है। तो जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो आस-पास की कंट्रीज़ है और जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है मॉनसून। अब मॉनसून वर्ड का मतलब समझते हैं। जो मॉनसून वर्ड का मतलब है, वो एक अरेबिक लैंग्वेज के वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका जो वर्ड है, मतलब बेसिक वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, मौसम। अब मौसम वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सीजन। अब सीजन, तो जो मॉनसून सीजन है वो सीजनल रिवर्स होता है। जैसे देखो, मानसून आता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो वो ऐसा होता है कि जब भी सीज़न का चेंज होता है, जब भी गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती है, तब विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और चेंज होने की वजह से मानसून आता है। बारिश होती है, फिर उसके बाद हमें हमारा विंटर सीज़न मिलता है। सबसे पहले समर सीज़न आया, समर सीज़न को अगर चेंज करना है विंटर सीज़न में, तो प्रेसिपिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, या फिर विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और उसके बाद धीरे-धीरे कंसिस्टेंटली टाइमली एफर्ट्स के साथ हमारा आ जाएगा विंटर सीज़न। ठीक है? तो ये हो गया, इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अब हम ना स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं वेदर, क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, मॉनसून, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम समर सीज़न की बात करते हैं, तो राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस से लेके, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस से लेके हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस ही नोट होता है। जैसे गर्मियाँ चल रही है, जैसे गर्मियों का हम मैक्स मंथ ले लेते हैं, मई चल रहा है, तो मई में क्या है, राजस्थान में तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और अगर जम्मू कश्मीर में बात करें उसी मई में, उसी सीजन में, तो 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है मैक्स जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है डे और नाइट में, तो क्या है, राजस्थान में अगर डेजर्ट की बात करें, तो राजस्थान में होती है रेत बहुत ज़्यादा, गर्म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो अगर डे में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया है, तो उसी दिन रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। रीज़न वही है कि सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा जल्दी कूल डाउन होती है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन की बात करें, बारिश की बात करें, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन देखी जाती है। जो मेघालय है उसमें 400 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन नोट की गई है। इसके अलावा राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर, और इसके अलावा लद्दाख में भी 10 सेंटीमीटर से कम जो प्रेसिपिटेशन है वो नोट किया गया है।
मेजर रेनफॉल जो होता है पूरे हमारे कंट्री को, अगर हम एस्पेक्ट से देखें, कंट्री के एस्पेक्ट से, तो मेजर रेनफॉल के मंथ्स होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पर अगर जब हम बात करें कि सदर्न पार्ट जैसे कि तमिलनाडु वाले पार्ट में अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा रेनफॉल नोट होती है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा डिफर करती है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से। तो अब हम आगे वाले में पढ़ते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन एक्चुअली किन किन चीजों से बॉदर होती है, तो वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट को कंट्रोल किन किन चीजों से करा जा सकता है। तो हमारे पास कुछ चीजें होती है, जैसे विंड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, या फिर हमारा ऑल्टीट्यूड हो गया। इन सब चीजों से भी वेदर क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है। अब इंडिया क्या है, इंडिया में पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता होगा आपको, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, उसके बेस पे, उसके एग्जांपल से हम इन चीज वेदर को समझेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड, जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखता है। अब क्या है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, वो वेरी करती है टेम्परेचर को। अगर बहुत तेज एकदम सूरज पड़ रहा है इक्वेटर से, ठीक है, तो एकदम गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा हॉट रहेगा टेम्परेचर। पर अगर बिकॉज इट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं और जब वो पोल्स पे आता है, चाहे नॉर्थ पोल पे है चाहे साउथ पोल पे, तो टेम्परेचर क्या है, वो डिक्रीज होता जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, जो इसको बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर की जो गर्मी है वो पोल्स पे आते आते ठंड में बदल जाती है। तो यही अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक जाता है। अब हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे इधर, जब इक्वेटर और नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, पर जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होके हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये जाती है रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक। अब इसमें देखो, रन ऑफ कच्छ अगर हमारे वेस्ट में है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, डेजर्ट का एरिया आ गया। पर जब हम मिजोरम की बात करते हैं, तो वहां तो भाई फ्लड्स आ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम रहता है। और अगर आप रील्स वगैरह देखते होंगे, तो वहां पे मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मिजोरम के इस पहाड़ पे जाकर देखो, इतने बादल होते हैं, ये होते हैं, तो वहां पे मोस्टली क्लाउडी या फिर ऐसा ही रहता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा वेरी करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन में। तो अगर हम रन ऑफ कच्छ की बात करें, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन आ रहा है, और जब हम यहाँ की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में ये एंटर होता है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल से लेके ट्रॉपिकल करेक्टरिस्टिक सारे हमारी इस लेंथ में आ जाती है, जितनी जितनी स्टेट्स में। मतलब देखो, अगर तुम गुजरात से चलो मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ से चेंज होते हुए मिजोरम तक काफी कुछ चेंज हो जाता है। तो जब हम रन ऑफ कच्छ के सब ट्रॉपिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसे रहता है, हॉट रहता है, और ड्राई समर्स रहती है, या फिर माइल्ड और कूल विंटर्स रहती है। ऐसा नहीं है बहुत भारी ठंड पड़ रही है, मतलब एकदम कुकुड़ कुकुड़ के हो रहे हो सब, तो ऐसे नहीं है। एकदम माइल्ड विंटर्स पड़ती है, इसके अलावा कूल विंटर्स होती है, और हॉट और ड्राई ज्यादा समर्स रहती है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस की, जैसे जब हम राजस्थान की बात करते थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि सुबह तो टेम्परेचर 50 डिग्री हो रहा था, शाम तक आते आते टेम्परेचर 15 डिग्री ही रह गया। तो इसमें ना बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ऐसे कॉन्स्टेंटली डे टू डे में या फिर मंथ टू मंथ में ऐसे चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रॉपिकल रीजन के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो उसमें आता है हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा उमस रहेगी यहाँ पे। ठीक है, हाई रेनफॉल, रेनफॉल बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि मिजोरम में बहुत ज्यादा बाढ़ फ्लड जोन एरिया बोला जाता है। ठीक है, और मिनिमल सीजन वेरिएशन, सीजन वेरिएशन ऐसे नहीं रहेगी कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो बहुत जल्दी चेंज होता है, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट होल ईयर एक टाइप का ही सीजन चलता रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्या है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, उस पर चलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर रीडिंग द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि कितना एलिवेशन है किसी लैंड का। जैसे ये फ्लैट सरफेस है, अगर इधर माउंटेन है, तो ये एलिवेटेड हो गया। एलिवेटेड होने के बाद ये जो जगह आएगी, ये वाली जो एलिवेटेड लैंड आएगी, ये होगी ऑल्टीट्यूड। कितना ऑल्टीट्यूड है किस जगह का। तो ऑल्टीट्यूड कैसे डिफर करता है, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है, जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है, उससे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। अगर हम फ्लैट लैंड पे यहाँ पे जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, बट अगर हम एलिवेटेड लैंड पे गए, जैसे हिमालय पे गए, तो यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस भी नोट होता है। ठीक है,
तो जैसे ही अगर आप ऊपर जाएंगे, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे गए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये भी बताती है कि एटमॉस्फेयर इज लेस डेंस, जो एटमॉस्फेयरिक वो होगी कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा लेस डेंसिटी की, बहुत ज़्यादा लेस डेंसिटी की होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जैसे हिमालयस है, हिमालयस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो एलिवेशन जा रहा है इसका 600 मीटर्स तक जाता है, जिसमें क्या होता है इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो हिमालयस है वो प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड्स को, ठंडी हवाओं को से प्रोटेक्शन देता है हमारे कंट्री को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को, जो कि सेंट्रल एशिया से आती है। जैसे ये तो वाला हो गया, इधर अपना इंडिया आ जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा साउथ एशिया का पार्ट, ठीक है। और ये है ऊपर वाला सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आ रही हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करता है हिमालयस, और हिमालयस उन ठंडी हवाओं को इस जो साउथ एशिया या फिर सब कॉन्टिनेंट है उसमें आने से रोकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्लाइमेटिक कंट्रोल में एक और टॉपिक आता है, छोटा सा है, 3 टॉपिक और छोटे से, तो वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम विंड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट और आता है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है, जैसे कोई कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे पानी पानी है। अब ये जो कोस्टल एरिया के आसपास जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इनको ना तो मतलब एक्सट्रीम समर फील करनी पड़ती है, ना एक्सट्रीम विंटर फील करनी पड़ती है। यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है और एकदम नॉर्मल चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा ये भी बोलता जाता है कि ओशनिक करंट भी डिफर करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को। कैसे कंट्रोल करते हैं कि जैसे वार्म ओशनिक करंट है, ठीक है, तो वार्म टेम्परेचर रहेगा, और एज वेल एज अगर हॉट नहीं, कोल्ड ओशनिक करंट है तो कोल्ड टेम्परेचर रहेगा। अब रिलीफ के भी फीचर्स आते हैं कि जैसे हमारे हिमालयस है, हिमालयस में से आ रहा है सेंट्रल एशिया में से बहुत सारी विंड्स आ रही है, और विंड्स क्या कैरी करती है, रेनफॉल, ठीक है। तो ये विंड्स अगर आके टकराती हैं तो ये इन माउंटेन से टकरा जाएगी, टकराने के बाद ये बारिश यहीं पे ही हो जाएगी, ये माउंटेन के पीछे, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये ड्राई हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो विंड्स आएगी वो वेट रहेगी, क्योंकि जो विंड्स है वो कैरी करती है पानी अपने अंदर, ह्यूमिडिटी, पानी, ये सब चीजें। तो इसकी जो विंड्स है वो तो आ जाएंगी, बट जो रेनफॉल था वो पीछे ही होके रह जाएगा। तो ये हमें रिलीफ फीचर भी दिलाता है इन द क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब हम चलते हैं विंड्स पे। So the next topic we have is pressure and winds, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट के अंडर थर्ड पॉइंट है हमारा ये वाला, प्रेशर एंड विंड्स वाला। बाकी जो छोटे छोटे और पॉइंट्स थे वो हमने पहले पढ़ लिए, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक ये रहा है, तो इसको पढ़ने के बाद हमारे पास इंडियन मॉनसून आएगा। तो अब इसमें पढ़ते क्या क्या चीज़ है कि जो प्रेशर और मतलब इंडिया में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, उसमें बहुत ही मेजर फैक्टर है प्रेशर एंड विंड्स। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, विंड्स का क्या प्रेशर रहता है, या फिर क्या क्या चीज़ें रहती है वो देखते हैं। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, जो भी प्रेशर रहता है सरफेस विंड्स का, ठीक है। इसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन की जो ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर जो ऊपरी साइड जो सबसे टॉप मोस्ट पे क्या एयर सर्कुलेशन चल रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो भी सारे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं वेस्टर्न में और ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, उसमें जो भी आते हैं तो वो सारे भी अफेक्ट करते हैं प्रेशर एंड विंड्स को, जो कि इंडिया के क्लाइमेट में फैक्टर अफेक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो इंडिया में कैसी विंड्स चलती है वो उसकी बात करते हैं कि इंडिया में जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स चलती है, जो कि बनती है कहाँ से ओरिजिनेशन है विंड्स का, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट याद रखेंगे आप। इसके बाद ये जो विंड्स है ये ट्रैवल करती है नदर्न हेमिस्फीयर की साइड, ठीक है। उसके बाद ब्लो टू साउथ एंड डिफ्लेक्ट्स टू राइट। अब ये साउथ में ब्लो करती है और फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट में, किस चीज की वजह से, कॉरियोलिनियस फोर्स की वजह से। अब ये कॉरियोलियस फोर्स क्या होता है, कॉरियोलियस फोर्स क्या होता है, जब देखो बच्चों कि जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना इक्वेटर आ गया, अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जब भी ऐसी हवाएं चलती है जो कि नॉर्थ पोल की विंड्स को तो राइट साइड और साउथ पोल की विंड्स को लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर दे, तो उसको बोला जाता है कॉरियोलियस फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से ये जो विंड्स है होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड में, और ये मूव करती है इक्वेटोरियल लो से लेके इक्वेटोरियल लो के प्रेशर एरिया पे। अब इसके बाद ये जो विंड्स है बहुत ज्यादा कम मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ, बहुत ज्यादा कम पानी होता है, इसकी वजह से या तो ये हमारे इंडिया में आके नो रेन करती है या फिर बहुत ही थोड़ी सी रेन करती है। अब अगर
अगर ये वाली जो विंड्स है जो इंडिया में चल रही है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, तो ये विंड्स अगर इतना कम पानी ला ही रही है तो आप ये सोचोगे कि इंडिया तो एक ड्राई, सेमी ड्राई रीजन बन जाना चाहिए, पर नहीं, इंडिया तो बहुत सारा पानी भी है इंडिया के पास, तो वो कैसे है वो सब हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि विंटर्स में कैसी विंड्स रहती है। तो सबसे पहले हाई प्रेशर एरिया इन नॉर्थ ऑफ हिमालय, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया रहता है हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है। जो नॉर्थ साइड से है, जब हमारे सेंट्रल एशिया से या फिर इधर से विंड्स आती है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, और ये कोल्ड और ड्राई विंड्स होती है, बहुत ज़्यादा, एक तो ठंडी हवाएं होती है और ये सूखी होती हैं, एज वेल एज ये ब्लो करती है फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ऑफ साउथ, ठीक है। लो प्रेशर एरिया इस नॉर्थ से लेके हिमालय के नॉर्थ से लो प्रेशर में फ्लो करती है इन द साउथ ओशियंस की साइड। अब जब हम विंटर्स की बात कर ली है तो अब हम समर की बात करते हैं कि समर में क्या होता है। तो समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप इन इंटीरियर ऑफ एशिया, ऐसा लो प्रेशर डेवलप होता है इंटीरियर ऑफ एशिया में, और ये विंड्स कैरी आउट करती हैं ऑल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये सारे, जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, अब यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से ये विंड्स आती हैं और ये जाती है नीचे साउथ में, ठीक है। साउथ में जाने के बाद ये ओशियंस आ जाएंगे सारे, तो ये विंड्स यहाँ की साइड जाती हैं, ठीक है। जाने के बाद ये यहाँ पे क्या करती है, ये यहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा करती है, और फिर ये मॉइस्चर वापस लाके यहाँ पे हमारे पूरे इंडिया के मेनलैंड में बारिश करवाती है। अब देखो एक बार हम लैंग्वेज से समझते हैं, ये ब्लो करती है हाई प्रेशर विंड, उसमें क्या थी, ब्लो लो प्रेशर विंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये ब्लो करती है हाई प्रेशर विंड, किसमें, समर सीजन में, हाई प्रेशर विंड नॉर्थ टू साउथ, और इनको ये भी बोला जाता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, क्योंकि जब ये वापस आती है तो ये क्या लाती है अपने साथ में, बारिश लाती है, बहुत सारा मॉइस्चर यहाँ से ओशन से इकट्ठा करती है और फिर इंडिया के मेनलैंड में बारिश कराती है। ओके, नाउ वी आर रीडिंग इंडियन मानसून। अब इंडियन मानसून में क्या क्या चीजें हैं कि देखो, जैसे कि सीजनल रिवर्स बाय अरब्स ऑफ द विंड। देखो सबसे पहले जब अरब्स हमारी कंट्री में आए एज अ ट्रेडर्स, ठीक है, उनने क्या देखा कि यहाँ पे तो बारिश का मौसम आता है और फिर सीजन रिवर्स हो जाता है, कि गर्मी है, बारिश आई और फिर ठंडी आ गई, ठीक है। तो इस सीजनल रिवर्स को उन्होंने नाम दिया मानसून। और जब हमने पहले पढ़ा था कि मानसून भी एक अरेबिक वर्ड से डेराइव हुआ है जिसको बोला जाता है मौसम, ठीक है। इसके बाद ये ट्रॉपिकल एरिया, ये जो मानसून सीजन है वो ट्रॉपिकल एरिया 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में वेस्ट करता है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड। अब देखो मानसून आता क्यों है, क्योंकि जो लैंड का एरिया है और जो वाटर का एरिया है, इसका कूलिंग और हीटिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है, क्योंकि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में, मतलब एक बार गर्म हो जाए तो धीरे धीरे ठंडी होती है, पर अगर यहीं पे हम पानी की बात करें तो हाई प्रेशर रहता है कि ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो सी का और लैंड का, इनका लैंड का रहता है लो प्रेशर और सी का रहता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, इनके टेम्परेचर में, इनके कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट में, तो उससे प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जैसे 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, उसमें हमारा गंगा प्लेन इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ में हमारा गंगा प्लेन रहता है जब भी, क्योंकि इक्वेटोरियल जो है, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट आता है पोजीशन में किसका, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हाई प्रेशर ऑफ एरिया और इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब मेडागास्कर कहाँ है, लोकेट करके बताओगे तुम लोग मुझे, ठीक है। 20 डिग्री इन द साउथ ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में है ये वाला एरिया। अब ये कैसी जोन है, ये मेडागास्कर वाली जोन कैसी है, हाई प्रेशर जोन कैसी है, तो हाई प्रेशर एरिया है और अफेक्ट करता है इंडिया के मॉनसून को, क्योंकि इसकी विंड्स अलग है, इसका जो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, वो सारा अलग है, अफेक्ट करता है इंडिया के मॉनसून को। इसके बाद फोर्थ में बात आती है कि द तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू गेट इनवॉलंटरी हीट, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जल्दी, हमने ये तिब्बतियन प्लेट्यू पढ़ा कहाँ था, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे गंगा में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स चलते हैं, इसके बाद ये लो प्रेशर के एरियाज होते हैं, ठीक है, 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। इसके बाद मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, बहुत ज्यादा, हमने ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पढ़ा था, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पढ़ा था, तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है उनका मूवमेंट होता है इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस में, और प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडियन पेनिनसुला में। जब हम साउथ की बात करते हैं तो ईस्टर्न
जेट स्ट्रीम्स अफेक्ट करती है। और जब हम ये नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या होती है? जो हवा बहुत तेज चलती है, जेट स्ट्रीम की स्पीड में जो हवा चलती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग सीजन्स। अब सीजन्स क्या होते हैं? देखो इंडिया में ना, जब हम साउथ की बात करें तो इतने सीजनल चेंजेस नहीं होते इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। अब नॉर्थ की साइड हम बात करें, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो जैसे मार्च से लेके है ऑलमोस्ट शायद जुलाई अगस्त सितंबर तक बहुत ज़्यादा, अगस्त तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ऐसा रेनफॉल वाला सीज़न आता है। उसके बाद विंड्स चेंज होती है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है और सब चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, सब चीज़ों में। और फिर वो आ जाते हैं विंटर्स। विंटर स्टार्ट होती है नवंबर से, मिड ऑफ द नवंबर से लेके अक्टूबर। तो हम पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या सीजन है। देखो 4 बेसिक सीजन हमारे इंडिया में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला द वेदर, ठीक है। सबसे पहला द विंटर सीजन, सेकंड इज समर सीजन, थर्ड इज मानसून सीजन एंड फोर्थ इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है द कोल्ड वेदर सीजन, मीनिंग विंटर। विंटर सीजन में क्या होता है? तो मिड ऑफ द नवंबर से लेके ये फरवरी तक ये चलता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का सीजन है। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं और टेम्परेचर डिक्रीजेस टू साउथ टू नॉर्थ। जब हम इंडिया के साउथ की बात करते हैं और फिर हम नॉर्थ साइड में आते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे साउथ में क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में, ये राजस्थान के पार्ट में टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है, ठीक है। और गर्मियों में और ठंड में बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है। 10 डिग्री तक चला जाता है। जैसे टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ, साउथ में ऐसा टेम्परेचर कम रहता है और इन द कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ। तो जो चेन्नई है उसमें, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, तो चेन्नई में 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम मार्क करते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्थ प्लेन की बात करें तो उसी विंटर के सीजन में, जहाँ पे चेन्नई में बस 25 डिग्रीज था, उसी विंटर में नॉर्थ प्लेन्स में 10 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर गिर जाता है। और डे, जो जो दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्माहट रहती है, ठीक है। अच्छे रहते हैं दिन, अच्छे अच्छे से कोजी कोजी सा लगता है। और जो नाइट होती है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है। फ्रॉस्ट बहुत ही कॉमन चीज है। जहाँ भी हम हिमालयन रीजन में जाते हैं या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं तो फ्रॉस्ट, बर्फ जम जाती है पेड़ों पे, पत्तों पे, घरों में, या फिर स्नोफॉल भी बहुत कॉमन चीज है विंटर्स में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट विंड लैंड टू सी, जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो लैंड टू सी ट्रैवल करती है, ठीक है। जमीन से होके ये नदी में चली जाती है। ये जो विंड्स हैं ये ऐसे जाती हैं। और जो ड्राई सीजन रहता है, ब्राइट स्काई रहता है, सनी डेज रहते हैं। इसके अलावा लो प्रेशर की विंड्स रहती हैं इसमें और माइल्ड विंड्स चलती है। अब देखो बात करते हैं, अगर हम साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस रहते हैं वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। बहुत ज्यादा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हुआ है वो आते हैं और वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मेजरली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर बारिश होती है विंटर के सीजन में कभी भी, तो उसको बोला जाता है मावट। और देखो विंटर्स में हमारे कौन सी क्रॉप उगती है? राबी, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स के लिए मावट रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके उपज के लिए, उसको एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है मावट। मावट क्या होती है? विंटर रेन्स, ठीक है। ठंड के मौसम में जो रेन होती है उसको बोला जाता है मावट। कहाँ से आती है? सदर्न रीजन ऑफ इंडिया से। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सीजन का सेकंड टॉपिक आएगा कि द हॉट वेदर सीजन, मतलब समर सीजन, ठीक है। समर सीजन वैसे भी अब हमारे इंडिया में आ रहा है, तो हम क्या क्या होता है, कैसे कैसे आता है, वो ऐसी कौन सी मूवमेंट होती हैं जिनकी वजह से समर सीजन हमारे दिसंबर से लेके मार्च में स्टार्ट हो जाता है। तो वो पढ़ते हैं। देखो जब भी सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जब भी सन नॉर्थ में जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो समर सीजन का स्टार्ट हो गया, ये समझ आना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो समर सीजन है वो मई टू मार्च रहता है। इसमें जैसे मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस तक नोटिस होता है, अभी मार्च का मंथ ही चल रहा है, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। इवन जब, मतलब मैं अगर राजस्थान में रहती हूँ, मैं अगर जयपुर वाले एरिया के पास रहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर 45-50 तक भी जाता है। इसके अलावा मई में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। मैंने ये 52 डिग्री भी नोट किया है काफी बार, ठीक है। तो पेनिसुलर इंडिया में लो टेम्परेचर रहता है। कैसे? पेनिसुलर रीजन कौन सा है हमारे इंडिया का? नीचे वाला साउथवर्ड पार्ट। अब साउथवर्ड पार्ट में क्या है? ओशियंस है। ओशियंस में क्या है?
जो विंड की डायरेक्शन होती है, कोस्टल एरियाज, और मतलब जैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए 5 कंपोनेंट्स होते हैं ना, हमने जो पढ़े थे, तो उसमें से कुछ ना कुछ होता है। ऑल्दो अगर क्या वहाँ पे गर्म हवा चल भी रही है तो इतना सारा ओशन है, ह्यूमिडिटी है, तो उधर इतना टेम्परेचर राइज नहीं होता। जैसे अगर हम चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में तो बहुत ज़्यादा ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर रहता है, जबकि अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल टेम्परेचर चल रहा है। और इसी को बोला जाता है कि इंडिया में क्लाइमेट का सिस्टम बहुत ज़्यादा यूनिक है। ठीक है। अब जो राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग ऑन प्रेशर, प्रेशर तो लो हो जाता है और टेम्परेचर राइज होने लगता है। अब सेम बात यहीं पे आती है कि राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया। अब मोस्टली ये चीजें ना नॉर्थ इंडिया में ही आकर होती है, ये प्रेशर का बिल्कुल लो हो जाना। नॉर्थ इंडिया इन द सेंस नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थान इंक्लूड होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया। और महाराष्ट्र में ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि कोस्टल एरियाज के आसपास का एरिया है। इसके अलावा जो ऊपर हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे बहुत काफी ज्यादा गर्मी रहती है। अब देखो इसमें एक और चीज आती है, जब हमने मावट पढ़ा था विंटर सीजन में, ठीक है, तो मावट क्या होता है, बारिश जो आती है ठंड के मौसम में। ठीक है, तो इसमें गर्मियों के मौसम में भी एक चीज चलती है जिसको बोला जाता है लू। लू के लपड़ थपड़ पड़ने लग जाते हैं गर्मियों में। तो कैसे पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, हॉट और ड्राई विंड्स होती है। ये बहुत ज्यादा गर्म ताती ताती हवा चलती है ना, तो ताती ताती का मतलब मैं आपको एक ऐसा बैक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी और मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई थी, ठीक है, नया नया, तो मैं ना मम्मी पापा से ऐसे झगड़ा करके गई कि नहीं नहीं मेरे को तो बाहर खेलने जाना, बाहर खेलने जाना, और एकदम भट्टी जैसी गर्मी हो रही थी, एकदम धूप दोपहर सब हो रहा था, और मैं चली गई। तो फिर मेरी एक नेबर वाली आंट है, वो मेरे को बोलती है आके कि बेटा तू अभी क्यों खेल रही है, अभी तो तू घर चले जा, अभी ना ताती ताती हवा चल रही है। तो मैं उनके कहने से ना घर चली गई। तो फिर जब भी मैं कभी धूप में निकलती हूँ ना, मेरे घर वाले ऐसे मजाक उड़ाने के लिए मेरा बोलते हैं कि अरे ताती ताती हवा चल रही है, चुपचाप घर बैठ जा। तो मैं बैठ भी जाती हूँ, मतलब आंटी से मैं काफी ज्यादा वैसे हो गई फैसिनेट की, नहीं आंटी आपने बोलते तो मैं घर ही चली जाऊंगी, आऊंगी नहीं। ठीक है, मार कर भी नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, अभी उठाते बाद में। तो देखो नॉर्थ और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये वाला चलता है। ठीक है, अब डस्टी स्टॉर्म्स ये बहुत ज्यादा, मतलब जैसे जब भी लू चलती है ना तो बहुत ज्यादा डस्ट भी आती है साथ में। कि जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आपने घर वगैरह साफ किया होगा, तो जब ठंड का मौसम होता है तब इतनी ज्यादा मिट्टी या फिर धूल नहीं आती है। इवन जब हम गर्मियों में अपना घर वगैरह साफ करते हैं, और देखो कभी भी दोपहर में से तुम शाम को घर के बाहर आते हो तो बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाती है ना लॉन में या फिर गैलरी में, साइड गैलरीज में। तो वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो लू होती है अपने साथ इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज इतनी ज्यादा गर्म हवाएं होती है कि अगर तुम इसमें निकल जाओ तो तुम बीमार भी हो सकते हो। ठीक है, फैटल होता है ये। इसके अलावा ये बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी। ठीक है, इसी लू को। और ये वायलेंट विंड्स होती है, बीमार कर देती है, और भी काफी ज्यादा बेकार ही होती है लू, तो मतलब मत ही निकला करो तुम सब भी, घर में आराम से घर में बैठो, चल मारो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मानसून सीजन, रेनी सीजन क्या है अपने इंडिया का। ठीक है, अच्छा सुनो, अब हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मानसून। ठीक है, हमने गर्मी का मौसम पढ़ लिया, हमने सर्दियों का मौसम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बारिश का मौसम। ठीक है, तो बारिश के मौसम में को बोला जाता है द एडवांसिंग मानसून। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है कि ये द रेनी सीजन। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, बारिश आती है, बारिश तो सबको पता है कि बारिश क्या होती है, पर बारिश आती कैसे है, कहाँ से आती है, कौन सी जगह से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में कैसे एंटर होती है, तो वो सब पढ़ेंगे। तो देखो कौन से मंथ में होती है, सबसे पहले अर्ली जून में स्टार्ट हो जाती है। मई मार्च टू में हमारा क्या था समर सीजन, और हमारा विंटर सीजन क्या था वो कमेंट करके बताना। अब देखो, अब मई खत्म हो गया और अर्ली जून, जून के स्टार्टिंग में, ठीक है, लो प्रेशर विंड्स इंटेंसिफाई। लो प्रेशर विंड्स ना मतलब जो अपने गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा लो प्रेशर विंड्स चल रही थी, जो कि अपना नॉर्थ से लेके पटना की साइड जा रही थी, ये वेस्टर्न राजस्थान से लेके पटना की साइड बिहार तक जा रही थी, और एकदम लो प्रेशर क्रिएट कर रही थी। तो ये लो प्रेशर विंड से ना बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने लग जाती है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आ जाती है इनमें। और फिर ये जो इंटेंसिटी होती है लो प्रेशर विंड्स की, ये अट्रैक्ट करती है क्या, ट्रेड विंड्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर। जो जैसे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में एक ट्रेड विंड्स होती है, उनको अट्रैक्ट करती है क्या, ये इतना लो प्रेशर जो क्रिएट होता है, वो जो इतनी इंटेंसिटी के साथ क्रिएट होता है। अब देखो कहाँ बनाऊं डायग्राम, देखो, ठीक है, ये तो अपना यहाँ पे अपना इंडिया हो गया, और यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स है, और यहाँ पे अपना ये बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में इंटेंसिटी के साथ लो प्रेशर विंड्स चल रहा है। अब ये वाली जो विंड्स है ये ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। अब ये जो ट्रेड विंड्स है ये ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल, ये जो ट्रेड विंड्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन आपको नहीं पता तो आप एक बार मैप में लोकेट कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या है सदर्न ओशियन में, कौन कौन सी चीजें आती हैं।
ठीक है। ये क्रॉस करती है इक्वेटर को, सॉरी, ये क्रॉस करती है इक्वेटर को और इंडिया में एंटर करती है, इंडियन पेनिसुला में एंटर करती है। जब इंडिया ऐसा है तो ये साउथ पार्ट में से पेनिसुला में एंटर करेगी, पेनिसुलर इंडिया में, और फिर आगे मूव होगी कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, और इंडिया को क्रॉस करती है आगे भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेड विंड्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, 30 किलोमीटर पर आवर की इनकी रफ्तार होती है, और 1 महीने के अंदर ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। फिर पूरे इंडिया में क्या करती है, बारिश करती है। अब देखो रेनफॉल बारिश कर दी, ठीक है, तो अब ये क्या करती है, चेंज इन वेदर। ठीक है, जैसे ही बारिश आई, अगर गर्मियों का सीजन है तो वही ठंड का सीजन आ जाएगा, ठंड का सीजन है तो गर्मियों का सीजन आ जाएगा। तो ये वेदर में चेंज करती है। 250 सेंटीमीटर हमारे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल एरिया माना जाता है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है इसमें, और मैक्सिमम रेनफॉल्स मिलती है हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन से हो गए, हिमालयन रीजन के इधर वाले जो पार्ट्स आएंगे, जिसमें सेवन सिस्टर्स, असम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे भी एरिया आएंगे, और नीचे वाले एरिया भी आएंगे। और ये बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं। जब भी आप कभी बारिश के मौसम में अगर अपना इंस्टा खोल के देखोगे और कहीं ऐसा घूमने वगैरह कंटेंट देखोगे, तो मेघालय, इन सब की रील्स बहुत ज्यादा आती है, और ये जो सारी रील्स होती है वहाँ की मानसून की सीजन की होती है, जब इतने सारे वाटरफॉल्स, इतने सारे पानी, बारिश, इतना सुंदर मौसम। तो वो सब कब होता है, क्योंकि मानसून सीजन आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा सुंदर, पर सबसे ज्यादा खराब भी, क्योंकि फ्लड बहुत ज्यादा आती है। अब इसमें जो खालासी हिल्स है वो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल डिटेक्ट करता है। ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहाँ पे होती है, खालासी हिल्स। खालासी हिल्स कहाँ पे, आप मुझे बताओगे कमेंट करके। अब देखो, रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब भी हमारे ये हिमालयन माउंटेन चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये वेस्ट से लेके ईस्ट में बारिश कम होने लग जाती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में स्केंटी रेनफॉल आती है, और नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट चलता रहता है। साउथवर्ड ऐसे जाएगा, नॉर्थवर्ड ऐसे जाएगा, उल्टा हो गया तो सीधा कर लेना। ठीक है, हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड्स आती है। अब देखो फ्लड्स क्यों आती है, क्योंकि पहले से देखो हमने पढ़ा था कि जो हिमालयन रिवर्स है उनमें हमेशा पानी रहता है थ्रू आउट द ईयर, पर जब भी हमारा ग्लेशियर पिघल के आता है या फिर उसमें वाटर अपने आप आता है माउंटेन से, तो ये जो वाटर होता है कि उसमें एक इतनी कैपेसिटी होती है कि जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो वो इतना पानी अपना फ्लो करता रहेगा, या फिर गर्मियों का मौसम चल रहा है इतना पानी फ्लो करता रहेगा, अपने लेवल पे फ्लो करता रहेगा। पर जब बारिश आ जाती है तो ऊपर से भी पानी बरस रहा है और एज वेल एज उसके माउंटेन से भी पानी आ रहा है, तो इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि ये फ्लड क्रिएट कर देता है पूरे एरिया में, जिसमें लोगों की टूरिज्म का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लोगों के घरों का, इकोनॉमी का। और चलो हिमालयन रीजन के अलावा भी मानसून अगर ज्यादा बरस जाता है क्यों, तो क्या होता है, जब भी हम काफी बार सुनते हैं मानसून रीजन में कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई, और फसल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक्चुअली देखो, बेसिक पे जो होता है कंपनसेशन का वो उतना कंप्लीट नहीं कर पाता, तो फिर फार्मर ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो जाती है, और फिर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें रहती है बेटा, कि मतलब लाइफ है तो इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। तो कोई फार्मर अपनी फसल वगैरह उगाता है और फिर वो एकदम से ऐसे मानसून से खराब हो जाती है। तो कभी कभी तो मानसून ऐसा बून भी होता है, पर कभी कभी मानसून एकदम ऐसा होता है कि भाई क्या ही हो गया, लोगों को अपनी जिंदगी तक खत्म करनी पड़ती है। तो इट्स लाइक सब चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट सीजन आता है, ठीक है, द रिट्रीटिंग मानसून मीन्स द ट्रांजिशन सीजन। ठीक है, तो ट्रांजिशन कैसे होता है, वेदर का ट्रांजिशन। अब वो कैसे होगा देखते हैं, कि जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है, अब देखो हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा मार्च स्टार्टिंग में लेके मार्च से लेके मई तक वो वाला मौसम था जो गर्मियों का मौसम होता है, उसके बाद जून में हमारा स्टार्ट हुआ था बारिश का मौसम, ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर से पहले पहले सितंबर तक हमारा बारिश का मौसम रहता है, और फिर अक्टूबर नवंबर में क्या आ जाता है, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, द ट्रांजिशन सीजन। और इसके बाद क्या आ जाता है दिसंबर, जो कि कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं, और फिर सर्दी आ जाती है, और फिर वापस यही
सेम प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जो सन होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में होना लग जाता है, जबकि हमने बात की थी जब समर सीजन की तो वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था सन का। अब देखो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, जब हमने पढ़ा था कि गर्मियों में ये वेस्टर्न राजस्थान से लेके पटना तक पूरा एकदम लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, पर जो क्या होता है हाई प्रेशर एरिया होने लग जाता है क्योंकि गर्मियों का सीजन आ गया है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे लो प्रेशर एरिया जो हमारा बन रहा था अब हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो लो प्रेशर वाला एरिया कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में। और इसके बाद साइक्लोनिक डिस्ट्रप्शन होने लग जाते हैं, डिप्रेशन आने लग जाते हैं, कहाँ पे, अरेबियन सी से। अब ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन क्रिएट करते हैं क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है विंड्स के अंदर। ठीक है, अब ये आए, ठीक है, ये डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर का, ये 3 रिवर मिलके जो जो डेल्टास क्रिएट करती है उसमें क्या है, ये बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड जगह, ऑब्वियसली अगर इतनी फर्टाइल जगह किसी को मिल रही है तो इतना पानी अच्छा आ रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर इन सब की जगह होगी। अब देखो तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहने जाएंगे तो ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा, पर क्योंकि ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशन आ रहे हैं इतने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, इतना ज्यादा मॉइस्चर अपने अंदर कैरी करते हैं और यहाँ पे क्या रेनफॉल कॉज करते हैं, इतना हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कृष्णा कावेरी के डेल्टा में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, नुकसान होता है एज वेल एज लोगों की लाइफ का, लोगों की प्रॉपर्टी का, और बहुत ज्यादा हाई डिस्ट्रक्शन के साथ ये अपना काम करके जाती है ये वाले। ठीक है, उसके बाद कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कौन कौन सा जो ऐसा पर्टिकुलर अगर हम इंडिया का एरिया ले तो कौन कौन सी जगह पे कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में, और कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे भी ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और यही रेनफॉल ये सब होता है। ठीक है, ये अपना सीजन कंप्लीट हो गया, अब अपन चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ते हैं कि जो इंडिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा वेरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस एज वेल एज ईयर टू ईयर। कि 2014 में तो अपने ये एक बादल की बारिश हुई है और 2026 में अपने बहुत सारे बादलों की बारिश हुई है। ठीक है, बहुत ही लेम एग्जांपल है पर तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये तो ईयर्स की बात हो गई। अब अगर हम प्लेसेस की बात करें, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो जैसे माउंटेन्स में कितनी बारिश हो रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कितनी हो रही है, वेस्ट राजस्थान में कितनी हो रही है, कैसे डेजर्ट बन रहा है, तो वो देखते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट हमारी उड़ीसा वाली हमने पढ़ी थी, और कौन कौन सी आती है वो आप मेरे को बताना। तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये अपने 7 सिस्टर्स वाला और ऊपर वाला इंडिया, ठीक है, ये 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है जो कि कैटेगरी में आता है हाई रेनफॉल। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्टर्न राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या है, बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती है। और ये भी इंक्लूड करता है कि सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, जैसे गुजरात में रन ऑफ कच्छ आता है, ठीक है, तो ये 60 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल भी रिकॉर्ड करता है, जिसको कैटेगरी में डाला गया है लो रेनफॉल। इसके अलावा लेह और लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर में, आप देखो जम्मू कश्मीर अलग अलग सेपरेट भी हो गए हैं, तो ये इनमें आता है मॉडरेट रेनफॉल की, इसमें 50 to 100 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। अब देखो मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, अब यूनिफाई कैसे करता है, जैसे देखो हमारा इंडिया है उसमें बहुत टाइप का अलग अलग कल्चर है, बहुत टाइप के अलग अलग लोग हैं, बहुत टाइप की इनकी संस्कृति अलग है, इनकी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है, पर फिर भी देखो हमेशा जो फेस्टिवल्स है ना, इंडियन फेस्टिवल्स किस पे रिलाई करते हैं कि ठंड आई, ठीक है, तो दिवाली के आसपास का फेस्टिवल आया, ठीक है, होली आई तो नया चैत्र का महीना स्टार्ट होता है तो नया फेस्टिवल आया, ठीक है, इससे होता है। तो हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स या फिर लैंग्वेज या फिर जो भी चीजें हैं ये सब बैरियर है, और बैरियर के होते हुए भी ये जो मॉनसून है ये क्या करता है, यूनिफाई कर देता है पूरे इंडिया को, कि जो साउथ के लोग होते हैं और नॉर्थ के लोग होते हैं दोनों ही इतने उतनी ही उत्सुकता से किसका वेट करते हैं, उतने ही किसका वेट करते हैं, मॉनसून का, कि बारिश आएगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, पैसे आएंगे, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में 5th चैप्टर के साथ, और तब तक आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और टाटा, टेक केयर।